हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हमने कुछ बातें जो है उसको डिटेल से समझ चुके हैं। अब इसमें है कि मतलब संविधान की ज़रूरत तो होती है, ठीक है। संविधान बन भी रहा है, बट संविधान बना कौन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर संविधान सभा क्या है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जो संविधान सभा है, तो इसमें है कि फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, ठीक है। यानी कि संविधान का निर्माण होता है, तो अब ये क्वेश्चन तो उठेगा ही कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए, ये तो हमें पता है कि हमारे देश का संविधान बन चुका है, बट बनाया किसने, किस तरीके से बना, किन किन लोगों ने मिलके बनाया, किन का ज़्यादा योगदान था, किन का कम योगदान था, क्या क्या कहाँ से लिया गया। ये सारी बातें हम जब जानेंगे, तभी हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली कि हाँ, हमने संविधान पढ़ा हुआ है और ये चैप्टर हमसे बहुत अच्छे तरीके से आता भी है, ठीक है। तो इसमें क्या बात कही गई है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने के जो बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी, ठीक है। ये जो साइड में लिखा हुआ है, हालांकि इनको हम अभी पढ़ेंगे, बट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेताएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा संक्षेप में ही है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई है कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या बात कही गई, ये बात आपको याद रखना है। जनप्रतिनिधियों यानी कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज, ठीक है। जो ये एक संविधान नामक विशाल दस्तावेज बनाया गया था, दैट मीन्स लिखा गया था, किनके द्वारा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिखा गया था। और जो काम करती थी उसे हम क्या कहते थे, संविधान सभा कहते थे। जहाँ की उसमें मतलब मेंबर भी फिक्स हैं कि कितने मेंबर, जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में या लोकसभा राज्यसभा में कितने कितने मेंबर हैं, तो ऐसे ही संविधान सभा में भी मेंबर की जो संख्या थी वो फिक्स थी, कितने ही मेंबर होंगे और किस किस क्षेत्र से, किस किस प्रांत से चुने गए थे, वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो इस दस्तावेज को लिखने में काम कर रहे थे, और जनप्रतिनिधि यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो थे वही काम कर रहे थे यहाँ पे, उसे ही हम क्या कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, ठीक है। यानी कि कब, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और उसी टाइम क्या होता है कि इसमें मतलब कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वहाँ जुलाई में 1946 में क्या होते हैं, चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा की 2-3 बैठकें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पूछी भी जाती हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही सारी बैठकें होती हैं, ठीक है। एक 9 को होती है, एक 11 को होती है और एक 13 को होती है। यानी कि 2-2 दिन के अंतराल के बाद होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो भारत की संविधान सभा थी और पाकिस्तान की संविधान सभा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता था, पहले 389 मेंबर थे, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो भारत में सिर्फ 299 सदस्य ही रह जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। यानी कि
26 नवंबर 1949 को संविधान फाइनल रूप से मतलब उसमें संशोधित वगैरह जो भी करना था, कई बार पढ़ा भी गया। और उसके बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को आप देखेंगे कि जो उद्देशिका है वो पेश की जाती है, ठीक है। उसका एक प्रारूप जो है, प्रियम्बल है, वो पढ़ा जाता है और पहली बार वो पढ़ा जाता है, ठीक है, और इस दिन बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है कि 26 जनवरी 1950 को झंडा क्यों फहराया गया था, यानी संविधान क्यों लागू किया गया था, तो उसके पीछे का भी कारण है, ठीक है। तो जबकि संविधान इसी दिन बन के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पे 1950 में ही क्या हुआ कि ये मतलब इसको लागू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस संविधान सभा द्वारा 50 साल से भी चले पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं, यानी कि इसमें क्या बात की गई कि जो वो संविधान सभा थी, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाए जो 50 साल पहले, यानी कि 50 से भी 51, 52 साल, 53 साल पहले जो संविधान बनाया गया, उसे आज भी हम क्यों मानते हैं। कोई तो बात होगी। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, ठीक है। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो संविधान बनाए गए, जैसे हमारे संविधान, जो हमारे इंडिया का संविधान है, हम देख रहे हैं कि आज 50 साल, 51 साल, 52 साल जितने भी पूरे हो गए, आज तक हम उसको एज इट इज फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल सटीक भी है कि जो भी आज की समस्याएं हैं वो हमारे संविधान में 50 साल पहले ही लिख दी गई थी। लेकिन कुछ देशों का संविधान ऐसे होता है जहाँ पे ना तो कहीं, हम आप देखोगे जब अदर जो कंट्रियां हैं उनकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि पहले कैसे संविधान का भी, नेपाल के संविधान की बात चल रही थी कि फिर से लिखा जाना है। तो क्या होता है कि मतलब उनमें कहीं ना कहीं जो अच्छे तरीके से लिख न पाने के कारण वो या तो कागजों पर तक रह जाता है, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, और या तो बन भी जाता है तो मतलब उस तरीके से या तो बनता ही नहीं, और बनता है तो बस एक दस्तावेज की तरह ही रह जाता है। लेकिन हमारे इंडिया का संविधान जो है, इसमें बताया जा रहा है कि अदर कंट्रियों की तुलना में काफ़ी बेटर है और आज तक हम इसे मानते आ रहे हैं, ठीक है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसका अनुभव जो है वो एकदम से अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हमारा यहाँ पे है कि कुछ जो सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं। ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है। यानी कि हमारे जो मतलब यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे सहयोगी थे वो तो ठीक है, हम में शामिल थे, जो नहीं भी थे उन्होंने भी इस संविधान पर कोई भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं। हालांकि आलोचक है, आलोचना तो करेंगे ही, करते भी हैं। आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, वहाँ पे आपको और अच्छे से मिलेगा कि किस तरीके से आलोचना की जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका आलोचना का फिर खंडन भी किया गया था कि क्या कैसे है, तो उसको खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी उस समय। सार्वभौम, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या बताया गया कि जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि सबको मत देने का अधिकार है और वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क का मतलब जैसे अभी है कि आप 18 वर्ष के पूर्ण कर ले, मतलब आपकी एज 18 वर्ष हो जाती है तो आपको वोटिंग्स का राइट मिल जाएगा, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या है कि उस टाइम सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, बट हाँ जो भी प्रतिनिधि थे वो जनता के द्वारा ही चुने गए थे।
ठीक है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इससे उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था और जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। ठीक है, यहाँ मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि चलो एक पार्टी बना दी गई है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोच या एक ही विचारधारा के व्यक्ति होंगे। हर एक का हम देख रहे थे पहले भी, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि गरम दल नरम दल थे, दोनों की एक ही उद्देश्य था, लेकिन दोनों का जो तरीका था वो दोनों का ही अलग अलग था। ठीक है, दोनों ही आते थे हमारे ही देश से, दोनों को ही आज़ादी चाहिए थी, दोनों को ही अपना देश स्वतंत्र चाहिए था, अपना खुद का शासन चाहिए था, लेकिन दोनों की ही जो मतलब यदि हम बात करते हैं तरीका था पाने के लिए कि हमको आज़ादी पाना है, तो नरम दल और गरम दल दोनों का ही अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मतलब कांग्रेस के अंदर भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है उसके अंदर भी क्या होता है कि कई राजनीतिक समूह और विचार के लोग रहते थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि एक ही विचारधारा के लोग वहाँ पे रह रहे थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इन सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसमें यदि हम बात करें तो सामाजिक रूप से क्या है कि इस सभा में सभी समूह, यानी कि एक हम सोशल रूप से इसमें बात करते हैं तो सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग शामिल थे। ठीक है, और उसमें क्या था कि अगर संविधान सभा का, इसमें बताया जा रहा है कि अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भी होता तो भी इसमें कुछ इसका जो स्वरूप है वो कुछ इसी ढंग का होता है। ठीक है, और अंततः क्या है कि जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो भी बातें थी उनको पहले तैयार की जाती है। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं उनको तैयार किया जाता है और सबकी सहमति बनाई जाती है। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है, पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इनके अलावा 7 अन्य सदस्य और थे। ठीक है, यानी कि शायद प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए और 6 अन्य मेंबर्स हो गए। ठीक है, शायद यही आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो प्रारूप समिति में पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि इसके अध्यक्ष कौन है, देन उसके मेंबर कौन कौन है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी होगी। और इसमें क्या बताया गया कि जो प्रारूप बनाया जाता है उसमें चर्चा की जाती है, यानी संविधान का जो एक हम पहले बनाते हैं ना ओवरव्यू की, हमको इस चीज़ में क्या क्या करनी है। ठीक है, तो वो बनाते हैं और वो जो धाराएँ थी कई कई बार पढ़ी गई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान ऐसे ही बन गया है कि हमने एक बार लिखा फाइनल हो गया। उसमें कई 2 साल 18 महीने 11 दिन ऐसे ही नहीं लग गए। ठीक है, तो उसमें क्या बातें कही गई हैं, तो यहाँ पे कई उसमें मतलब चर्चाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, जो भी था। और उसके बाद क्या होता है, 3 वर्षों में कुल 100 और यहाँ पे संशोधन भी किया गया। ठीक है, 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। यानी कि संविधान प्रारूप बनता है, उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मान्य होती हैं, कुछ नहीं होती, तो कम से कम लगभग एक आप अप्रोक्स लगा सकते हो कि 2000 बार तक इसमें क्या होता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 3 वर्षों में कुल
114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। यानी कि सीधे यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन ना लिख के सीधे क्या लिख दिया है कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। ये जो जितने भी डाटा दिए गए हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि संविधान सभा की कितनी बार चर्चाएं होती हैं, संविधान सभा को लेके बैठक कितनी बार संविधान सभा में होती है, वो सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। वहाँ जो भी बातें कही जाती थी, जो भी एक्टिविटीज की जाती थी, सबको क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था और संभाला गया उन्हें, यानी कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसमें क्या है डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों के हर प्रावधानों के पीछे की सोच और तर्क को समाज, यानी कि इसमें क्या करना पड़ा, समझा जा सकता है, ठीक है, तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कितनी बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत होता है। उसके बाद जनता के द्वारा चुने गए वहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं। चाहो आप तो नोट कर सकते हो अपनी नोट्स में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। उसके बाद जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाक का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, लेकिन उससे पहले संविधान का निर्माण हो चुका था। तो जब संविधान का निर्माण होता है उस टाइम 389 मेंबर थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 299 मेंबर ही संविधान सभा में रह जाते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इस समय संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। तो कहीं कहीं आपको 9 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 15 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप ये बात याद रखना कि जब 389 मेंबर थे, महिलाएं 15 थी, ठीक है। लेकिन 299 में महिलाओं की यदि हम बात करें तो 9 बात की जाती है। जब क्या होता है कि संविधान सभा बनने के बाद ये जितने भी मेंबर हैं इनके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो हस्ताक्षर में यही 299 मेंबर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान भारत का हमारे डिवाइडेशन हो चुका था, यानी कि 389 मेंबर्स थे। कुछ पाकिस्तान में जा चुके थे, जिनमें से एक भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जो कि बंगाल प्रांत से चुने गए थे। और बंगाल प्रांत पाकिस्तान में आता है, तो उनकी जो सदस्यता थी संविधान सभा की वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हालांकि जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे और डिटेल से, बट इतना आप समझे रहिए कि जिनका इतना बड़ा रोल था उनको ही मतलब संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पे उन्हें एक अलग प्रांत से क्या किया जाता है कि मतलब चुना नहीं जाता, कोई व्यक्ति चुने गए थे तो उनके स्थान पे उन्हें लाया जाता है, यानी उस व्यक्ति को हटा के और उनके स्थान पे भीमराव अंबेडकर जी को लाया जाता है, क्योंकि उनके बिना इसकी काया बन नहीं सकती थी, ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी का हमारे संविधान में बहुत बड़ा रोल है, ये आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं है। उनका बहुत बड़ा रोल है संविधान के निर्माण में। और जितना भी मतलब सारी बातें, क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है। और एजुकेटेड के साथ साथ उनका जो बैकग्राउंड था वो भी काफ़ी बेहतर था। सो वो इसलिए, और हमने पढ़ा भी था कि वो एक महार कास्ट से आते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी पहले अपने जब बचपन में कुछ मात खाए हुए थे, और उस हिसाब से उन्होंने जो भी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, बच्चों के लिए जो भी मतलब उनको था कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें संविधान में हमारे रखी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बैठकें कितनी बार होती हैं। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भीमराव अंबेडकर होते हैं। और बैठकें मतलब इसमें कुल चर्चा तो 114 दिनों तक गंभीर चर्चा होती है। लगभग आप एक अप्रॉक्स 2 साल 11 महीने 18 दिन ना कह के आप 3 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि 12 महीने का हमारा 1 साल होता है, तो 2 साल 11 महीने, ठीक है, 18 दिन, यानी कि इसमें आप लगा सकते हो कि 18 दिन, ठीक है। 18 दिन में आप जोड़ घटा लो, जो भी होगा 3 साल पूरे हो जाते हैं, तो एक हम लगभग बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो उनको रिकॉर्ड किया जाता था, इनकी जो भी बातें थी, तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बता आप याद रख सकते हो तो रख लेना। अदरवाइज जितनी ऊपर
ऊपर की बातें थी वो याद करने योग्य हैं और ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे आए तो भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये साइड में आपको जो दिख रहे हैं जयपाल सिंह हो गए, AC मुखर्जी हो गए, और इसमें हम बात करें तो जी दुर्गाबाई देशमुख हो गए क्योंकि महिलाएं भी थी। ठीक है, और वहाँ पे महिलाओं के लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, या कि संविधान सभा में सिग्नेचर करने वाली कितनी महिलाएं थी। तो सिग्नेचर तो 9 ही महिलाओं ने किया था, लेकिन संविधान सभा की यदि हम बात करते हैं टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये दोनों ही कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा कि सिग्नेचर करते समय 9 ही महिलाएं थी, लेकिन संविधान सभा में महिलाएं 15 थी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यदि पूछा ही जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद यहाँ TT कृष्णामाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे, और इसमें राष्ट्रपति पहले तो हम देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है जो थे वो, तो उसमें क्या था वो एक अस्थायी रूप में था। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा वृद्ध टाइप के थे, तो होता है कि चलो बड़े को लीडर बना दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर बिना, हालांकि ऐसा नहीं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो और संविधान लागू होने के बाद होता है, 1 साल बाद होता है, लेकिन इनको राष्ट्रपति पहले ही घोषित कर दिया जाता है। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो दिसंबर में ही तीनों बैठकें होती हैं। काफ़ी सारी अलग ही बैठकें होती हैं, 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 दिन बाद होती है। पहली 9 दिसंबर को होती है, दूसरी 11 दिसंबर को होती है, और तीसरी 13 दिसंबर को होती है। ठीक है, तो 9 दिसंबर को तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया जाता है, और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अस्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तथा स्थायी सदस्य की यदि हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी को फिर बनाया गया था, जो कि काफ़ी फिर इलेक्शन हुआ, फिर अभी उनका ही आया और वो काफ़ी टाइम तक रहे भी। ठीक है, तो इसके बारे में, और ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आप ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं था जो माना जाता है कि मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है धर्म के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान सभा में और जो भारत के प्रति प्रतिबद्ध थे ऐसे मुस्लिम लोग भी थे जो कि अपने भारत के लिए जान तक देने को तैयार थे, पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, तो हम एक की वजह से सबको बुरा नहीं कर सकते कि सारे मुस्लिम ही ऐसे थे, बहुत से मुस्लिम थे जो कि भारत के लिए बहुत कुछ कर जाना चाहते थे। आप यहाँ पे ही देखेंगे तो यदि हम बात करें तो आपको इनका ही नाम यदि आ रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये तो भारत के लिए ही थे। ठीक है, उसके बाद आप APJ अब्दुल कलाम जी को देखेंगे तो वो भारत के लिए ही जीते थे मुस्लिम। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल अपने मन में ये भ्रांति ना ही रखें तो बेहतर होगा कि हर एक मुस्लिम ऐसा होता है या कि हर एक हिंदू खराब होता है, नहीं, यहाँ पे कुछ एक होते हैं जो कि मतलब अपना जो भी धर्म वगैरह ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देते हैं, अदरवाइज अपने देश को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, जो यहाँ के रहने वाले मुस्लिम हैं, जो यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सत्य है कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम ही चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो और सारे मुस्लिम ही पाकिस्तान में गए थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से मुस्लिम थे जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। कोई उनके अंदर सबसे पहले हमारा देश था, बाद में हमारा धर्म था। ठीक है, और यही भावना हम लोगों को भी लेके चलनी चाहिए और सबकी इज्जत और सम्मान बराबर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रहने वाले हिंदू हैं तो हम मुस्लिमों को बस इतनी घटिया नज़र से देखें, या कि हिंदू हैं मतलब मुस्लिम हैं, हिंदुओं को बस एकदम से वही विद्रोही नज़र से देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब इंडियन है। देन उसके बाद वो दंगल मूवी का एक डायलॉग आता है कि जब उसमें बोला जाता है जितनी भी लड़कियां थी सबसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो। ठीक है, सब बताती, कोई बताती मैं कर्नाटक से हूँ, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई MP से है, कोई बिहार से, सारी लड़कियां बताती हैं, तो सबको निकाल दिया जाता है। लेकिन एक लड़की जब जाती है और उससे पूछा जाता है आप कहाँ से हो, तो बोलती है वो हम इंडिया से हैं। ठीक है, मतलब हम इंडियन हैं, उसके बाद हम MP के हैं, बिहार के हैं, UP के हैं, जो भी हैं, लेकिन पहले हम इंडियन हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब होता है। तो इसलिए है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं
और उसके बाद हम कुछ और हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, फिर वो हमारे अपने अंदर की है, हम अपना देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है वहाँ हम सब एक हैं और एक रहेंगे, और एक थे तभी आज हम एकता की बात कर पा रहे हैं। अगर अलग अलग होते, अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हाँ कोशिश की, अब पत्थर पे भी आप वो बार बार मारोगे तो निशान तो बनेगा ही। तो इंसान पे जब बार बार वही चीज़ें बताई जा रही थी कि आपके मतलब आपके ये सगे नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इंसान के अंदर भी आ जाता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं ये लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि ये तो हमारा देश है, ये हमें बहका रहे हैं, हमें ये कुछ मतलब इस तरीके से आपस में लड़ा के हमें लूटना चाहते हैं। और जब उनको समझ में आता है, सब शामिल हो जाते हैं विद्रोह में। कोई ऐसा नहीं था कि सत्याग्रह में सिर्फ हिंदू ही हिंदू थे, मुस्लिम भी थे। आप पढ़ोगे हिस्ट्री, सब कुछ अच्छे तरीके से डिटेल से दिया गया है। हमें ये सारी चीज़ें इसीलिए पढ़नी होती हैं, ठीक है, ताकि हमारे मन में सिर्फ हम एक तरीके से ना सोच सकें, हम जितने भी तरीके होते हैं हर एक तरीक़ों से सोचें। और ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये ऐसा है बस हम वैसे ही माने। यार हम उसका डिटेल चेक करेंगे, हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि नहीं ये इंसान गलत बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। और जो ये लीडर्स के नेम लिखे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ, थोड़ा आप भी मेहनत करिए तो काफ़ी अच्छे से हम लोग अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या क्या थे, तो इनके बारे में अब हम आगे जानेंगे, ठीक है।